ये जो कार्यशाला यहाँ आयोजित की जा रही है, लगभग 2-2.5 महीने पहले जब मैं यूएनएफ के तो अधिकारी हैं इनसे मुलाकात की, उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी नई जनरेशन आ रही है जिनके हाथ में मीडिया का भविष्य है, क्यों नहीं इन विद्यार्थियों को, इन उभरते पत्रकारों को हम सेंसिटाइज करें महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति, ताकि जब ये फील्ड में आए तो इन मुद्दों पर नियमित रूप से कुछ न कुछ लिख सकें और समाज में एक उस तरह की चेतना को जागृत कर सकें। पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा, जब पिछली बार अपन ने ग्रामीण पत्रकारिता पर एक कार्यशाला आयोजित की थी, तब भी इस बात को रेखांकित किया गया था कि विकासात्मक मुद्दों पर जो लेखन कर रहे हैं पत्रकार, उन्हें भी सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया है। और इसका एक उदाहरण जो बार बार दिया जाता है, पी साईनाथ जैसे लोग जिन्होंने इस देश की उपेक्षित और पीड़ित जनता के दर्द को समझा, उस गरीबी को, उस भूख प्यास को उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से रेखांकित किया और उनकी इस सतत साधना का परिणाम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैगसेसे पुरस्कार से उनका सम्मान। तो ऐसा नहीं है कि जो विकासात्मक मुद्दे हैं ये कहीं पढ़े नहीं जाते हैं या इनका कहीं कोई प्रभाव नहीं होता है। पत्रकारों की इस भावी पीढ़ी को इन सब मुद्दों के प्रति सेंसिटाइज कराया जाए। तो यूएनएफपीए से जब बातचीत चली तो एक विचार ही निकल करके आया कि क्यों नहीं हमारे विश्वविद्यालय के जो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम है उसमें जेंडर इश्यूज को कहीं न कहीं जोड़ा जाए। मैंने उनसे कहा कि जब भी हमारी अगली मीटिंग होगी तो मैं प्रयत्न करूंगा कि हमारे इस कोर्स में इस तरह के मुद्दों को जोड़ा जाए। जो हमारा मास्टर्स डिग्री का पाठ्यक्रम है, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो पेपर है, उसमें हालांकि कुछ पोर्शन तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इन मुद्दों पर भी कहीं न कहीं हम इस पीढ़ी के साथ चर्चा करेंगे। मैंने उनको प्रस्ताव दिया जिसमें एक आइडिया ये था कि जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं इनके साथ एक 3 दिन की वर्कशॉप की जाए और उसका परिणाम आपके सामने है कि 3 दिन की कार्यशाला हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। दूसरी कार्यशाला हम प्रोफेशनल्स के साथ करेंगे। अकादमिक लोग भी काम कर रहे हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि दोनों तीनों एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक मंच पर आए और हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं, विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की कंसल्टेटिव वर्कशॉप्स हम करना चाहते हैं। और फिर ये कोशिश होगी कि मार्च-अप्रैल तक हम एक प्रकाशन लेकर के आए जिसमें इस मुद्दे से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जा सके। और जब हमारे विद्यार्थी अगले वर्षों में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लें तो उनके पास श्रेष्ठ संदर्भ सामग्री इस विषय से जुड़ी हुई हो और इसके लिए सारी जो फंडिंग है वो यूएनएफपीए की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि जिन सामाजिक सरोकारों को लेकर के जनसंचार केंद्र के माध्यम से इन एजेंसियों ने जो अपनी चिंता व्यक्त की है, उसमें कहीं न कहीं हम अपने आप को भी सम्मिलित करेंगे और हमारा समाज जिन इन समस्याओं से जूझ रहा है, कहीं न कहीं समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में हम अपनी एक सार्थक भूमिका का भी निर्वाह कर सकेंगे। स्त्री की अधिकांश प्रॉब्लम, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि वो अदृश्य होती है। उसको विजिबिलिटी देने के लिए, उसको दृश्यता देने के लिए, उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें इस सशक्त माध्यम की बहुत जरूरत है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पत्रकार साथियों में बहुत सी लड़कियां यहाँ मैं देख रही हूँ। तो जब एक स्त्री मुद्दों, मैं ये नहीं कहती कि पुरुष संवेदनशील नहीं है, संजीव जी ने ही ये आयोजन किया है, लेकिन एक संवेदनशीलता का अतिरिक्त पुट उसमें डल सकता है यदि स्त्री मुद्दों के बारे में बोले। कमिंग टू द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, जो बिगड़ता हुआ लिंगानुपात है, वैसे तो देखिए लिंगानुपात को ही बहुत पुरुषवादी सोच से डिफाइन किया गया है कि पर 1000 मेल्स पे कितनी स्त्रियां हैं। तो पुरुष के अनुपात में कितनी स्त्रियां हैं, इसको हम लिंगानुपात कहते हैं।
और ये डिक्लाइन कर रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के ही कुछ इलाकों में 1000 पे 600 लड़कियां हैं और वो इलाके भारत के सबसे ज़्यादा संपन्न कहे जाने वाले पंजाब के एरियाज में, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट इसी पे रिसर्च कर रही है, स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, ए स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन पंजाब। तो सेक्स रेशो दोस्तों बहुत बिगड़ रहा है। स्त्री तो एक तरह से एक्सटिंक्ट स्पेसीज के रूप में हमें देखने को मिल रही है, और अगर स्त्री एक्सटिंक्ट होती है तो जाहिर है मानव रेस का एक्सटिंक्शन भी बहुत दूर नहीं होगा। Rather to provide goods and services to the individuals, create an enabling environment in which individual is empowered to avail services, avail opportunities and grow। कहने का तात्पर्य ये है कि विकास का जो पूरा डेवलपमेंट का कंसेप्ट में परिवर्तन आया, उसमें कहा गया कि आप ऐसी परिस्थितियां बनाइए जिसमें प्रत्येक मानव जो उसके पास ज्ञान है उसका संपूर्ण उपयोग कर सके। पहला तो ज्ञान प्राप्त कर सके, ज्ञान का संपूर्ण उपयोग कर सके, और जो अपॉर्चुनिटीज हो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ताकि वो खुद इतना सक्षम हो कि वो अपने आप को उस लेवल पे दिया है। महिला और पुरुषों में भेदभाव होता है, उनका सोशल हेल्थ खराब मानी जाती है, और जहां पे सोशल हेल्थ खराब होती है वहां का विकास का जो इंडिकेटर है वो खराब हो जाता है। अतः जब तक सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य को अपन प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अपन विकास को के आयाम तक नहीं पहुंच सकते। संतोष का केस हुआ था पिछले वर्ष, जो इलोप करती है एक लड़के के साथ और फिर उस लड़की को मार दिया गया। घर वालों ने मारा ये कह के कि उसको सांप काट खाया। इस वक्त आप अखबार में दूसरे दिन रिपोर्ट आई कि वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरी। रूप कंवर की सती की 5 सितंबर के अखबार की खबर थी कि वो स्वयं स्वेच्छा से आगे चली। मैं अखबार नवीसों को कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको जो खबर दी जाती है वो खबर नहीं होती है। आपको खोज करना चाहिए कि खबर के पीछे क्या है। क्योंकि जब रूप कंवर की खबर मैंने पढ़ी थी तो मैंने कहा कोई उंगली जला के देखे कि इंसान कैसे खुद जलता है। तो मेरी और मेरे साथ जो पुरुष बैठे हुए थे परिवार के, उनके मतभेद था। उन्होंने कहा वो स्वेच्छा से गई, मैंने कहा स्वेच्छा से कोई नहीं जा सकता। ये एक संवेदनशीलता की बात है कि हम इस दृष्टि को लेके चले अखबार में कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जो कहा जाता है वही सत्य नहीं है। और इस संबंध में मुझे ख्याल आता है दूरदर्शन और आकाशवाणी की विस्तृत रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट में जो 80s की रिपोर्ट है, और मुझे ख्याल आता है हुज न्यूज़ करके एक किताब है अम्मू जोसेफ की, जो ये कहती है कि उस स्त्री की न्यूज़ को देखने के लिए हमें अंदर तक घुसना पड़ेगा। जो कहा जाता है वो सच नहीं होता है। अम्मू जोसेफ, कल्पना शर्मा, इनकी एक किताब है हुज न्यूज़। ये किताब आप जरूर देखिएगा। पत्रकारिता में आप अध्ययन कर रहे हैं, वैसे भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि किस औरत की कहानी है। क्या ये औरत विक्टिम है, पीड़ित स्त्री है? क्या औरत केवल मोहरा है? क्या औरत उसकी खुद की इच्छा और आवाज क्या है? इस तरह करके वो कई पहलू परत दर परत उधेड़ते हैं। तो 4-5 मुद्दे उन्हें विशेष रूप से लिए हैं। दैट्स क्वाइट अ लैंडमार्क बुक। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस देश में
मतलब मैंने दो बातें कही, एक तो इन्फेंटिसाइड और उसका ऐतिहासिक संदर्भ, और दूसरी बात मैंने कही मौन की संस्कृति, और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि पत्रकारों को जो खबर मिलती है उस खबर के पीछे क्या तथ्य हैं उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जिस देश की परंपरा में मातृत्व को गौरवान्वित किया, अभी भी मैं मानती हूँ कि एज ए मदर इमेज women are stronger than as daughters or daughter-in-laws। ये मैं इसलिए मानती हूँ कि भारतवर्ष में मदर को एक सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रोक्रिएशन, नर्चरिंग, फॉस्टरिंग, सैक्रिफाइसिंग, ये पूरी इमेजेस को लेके चलता है भारतीय परंपरा। और इसलिए अगर लड़का कुछ करना चाहता है तो वो माँ के लिए कुछ करना एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो स्त्री के संबंध में सोच की ये बुनियाद हिलेगी तो ये परंपराएं टूटेंगी। चिंता और चिंतन इस तरह से दोनों साथ साथ यदि चलेंगे तो आप सामाजिक जागरूकता की दिशा में अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। सामाजिक स्थितियाँ जो भयावहता है उसके बारे में जो तो आपने भी अनेक उदाहरण दिए, किसी किसी रूप में इन सब चीज़ों को आप संचार माध्यमों के द्वारा या अन्य तरीकों से कहीं न कहीं महसूस करते हैं। इस तरह की कार्यशाला के पीछे भावना यही है कि एक ही मंच पर, हालांकि इस सत्र में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की सहभागिता ज्यादा रही, ये जो सत्र था ना जिसमें चर्चा रही, तो मेरे ख्याल आगे वाले सत्रों में स्वयं लड़कियां क्या सोचती हैं सारे इश्यूज को लेकर के, और मेरे ख्याल इस ग्रुप में संख्या की दृष्टि से भी शायद ज्यादा है। मैंने पिछली वर्कशॉप में भी कहा था कि जयपुर में यदि आप एक सर्वे करें पत्रकारिता पाठ्यक्रम में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो जिस संवेदना या सुबह भी जो बात आई थी तो तमिन जी ने बात की थी उस संवेदना की, यदि वो संवेदनशील दृष्टि विकसित हो जाए तो शायद समाज को स्वस्थ दिशा मिल सके। जो थोड़ा विकसित सभ्य समाज है वहां पे महिलाओं ने प्रगति की है। वो जिस तरह से हम देख रहे थे कि कंधे से कंधा मिला के महिला पुरुष के साथ चल रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वहां वो भेदभाव जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा है और महिलाएं उसको सहती चली आ रही हैं, वो बोल भी नहीं पाती, क्योंकि जिस तरह के माहौल में उनकी परवरिश होती है। जैसे एक लड़की जन्म लेती है, जिस समय जन्म होता है बच्चे का और बच्ची का बिल्कुल फर्क नहीं होता दोनों में। अगर पहचानना चाहें हम लोग, एक 5 महीने 7 महीने या 1 साल का बच्चा या बच्ची, उनको कपड़े पहना के आप कहीं पे भी खड़ा कर दें, कोई पहचान के दिखा दे, पहचान सकते हैं क्या हम लोग? नहीं पहचान सकते। न तो हम पहचान सकते हैं, न वो स्वयं जानते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है। कौन एहसास कराता है उनको कि तू लड़का है तू लड़की है।
gap between the males and the females. अब जब से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने चालू हुई, इनफैक्ट लार्जली जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ये जो काउंटिंग की फिनोमेना है जिसको हम सेंसस कहते हैं, सेंसस का सिलसिला 18वीं शताब्दी से चालू हुआ मोटे रूप से, और अब 21वीं शताब्दी तक आते आते ये इतना रिफाइन हो गया अब तो सेंसस, पर जो सेंसस के डेटा उपलब्ध हैं लार्जली वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कंट्री आफ्टर कंट्री, वो मोटे रूप से 1871-1881 से उपलब्ध है, 19वीं शताब्दी से उपलब्ध है। और उन आंकड़ों के विश्लेषण पे ही जो लोग ये काम करते हैं, जो डेमोग्राफर्स कहलाते हैं, उन डेमोग्राफर्स ने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि वर्ल्ड वाइड पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जब देखते हैं तो धीरे धीरे महिलाओं की संख्या में गिरावट ऑब्जर्व की जाती है। और इसको फिर जब उन्होंने और गहरे में जाकर के देखा, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में, सोशियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में, तो इसके बहुत से रीजंस निकाले। पर अभी जो 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, बल्कि उत्तरार्ध भी क्या, जो अंतिम 2 दशक हैं और 21वीं शताब्दी की जो पहली दशक है, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में, इस फिनोमिना में बड़े रैपिड चेंजेस आए। विशेष रूप से अगर 1981 के बाद की बात करें, क्योंकि मैं समझता हूँ इस कमरे में आप जितने भी लोग बैठे हैं संभवतः अधिकांश लोग सन 80-85 के बीच के या 80-90 के बीच के लोग हैं जिनका जन्म। इन पिछले 25 वर्षों में जनसांख्यिकी के इस पक्ष में, डेमोग्राफी के इस डायमेंशन में बड़े रैपिड चेंजेस आए, और ये चेंजेस वर्ल्ड वाइड आए हैं, और ये चेंजेस विशेष रूप से डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा आए। चाहे हम समाज की किसी भी समस्या की बात करें, चाहे ये जो लिंगानुपात की बात है, चाहे दहेज से रिलेटेड कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, चाहे दलित वर्गों के प्रति अत्याचार की शिकायत है, या और किसी तरह स्त्रियों के साथ भेदभाव है, या और किसी तरह का शोषण है, कोई भी बात हो, हम किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर लिखें, और एक जर्नलिस्ट के रूप में चाहे भले हम किसी भी बीट में हम रिपोर्टिंग करने जाएँ, किसी भी सोशल इश्यू को हम हाईलाइट करें, तो कुछ भी लिखने से पहले एक ज़रूरी शर्त होती है महसूस करना। मैं आपको बात वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए पत्रकारिता भी एक तरह का सृजन है। अभी आपने महाराज साहब ने एक शब्द काम लिया था, क्राफ्ट। ये भी एक तरह की कला है, और कोई भी कला का जन्म होता है कल्पना से। कल्पना का जन्म होता है अनुभूति से, महसूस करने से। आप किसी भी बात को जब तक महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में, आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह की कोई कल्पना या कोई दृश्य या कोई चित्र नहीं बनेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कल्पना, आपका बनाया हुआ चित्र, आपकी बनाई हुई कला, आपके द्वारा अभिव्यक्त की हुई कोई भी आपकी कृति, अगर उसमें प्रभाव हो, वो लोगों के हृदय तक पहुँचे, लोगों को स्पर्श करें, तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी होता है, आप चाहते हैं जितनी गहरी तक लोगों के दिल तक पहुँचे हो, उतनी ही गहराई से आपके दिल से वो निकलनी चाहिए। सबसे पहली शर्त ये है कि आपको जो भी बात आप कहना चाहते हैं, आपके पाठक से आप अपेक्षा करते हैं कि कोई बात उसके हृदय को छुए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बात आपके हृदय की उतनी ही गहराई से निकली हुई होनी चाहिए। अब कोई भी बात हृदय की गहराई से कब निकलती है? जबकि आप उस चीज़ को महसूस करते हैं। देखिए, दिल और दिमाग 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत, चूँकि आप लोग जर्नलिज्म का स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से साहित्य में भी आपकी रुचि रही होगी। आप लोग मान के चलते हैं कि जो कला होती है उसकी उत्पत्ति दिल से होती है, और कोई भी और काम जो किया जाता है, ब्रेन उसको, दिल को गाइड जरूर करता है, लेकिन कोई भी सृजन का जो कार्य होता है वो हृदय से होता है। और हृदय होता है बहुत संवेदनशील। क्या हृदय के अंदर संवेदनाएं रहती हैं। अब जब तक आपके भीतर संवेदनाएं नहीं है, तब तक स्पंदन नहीं होगा। स्पंदन समझते हैं ना, मतलब कोई भी, जैसे आप किसी भी बर्तन को, आप किसी भी चीज़ से आप जब उसको पीटते हैं तो उसके अंदर एक झनकार होती है, एक लय उसके अंदर पैदा होती है, उसके अंदर तरंगें उठती हैं, तो वो स्पंदन होता है। तो आपका हृदय भी एक बहुत ही संवेदनशील पात्र है। इसके ऊपर जब तक कोई झनकार नहीं होगी, जब तक कोई चोट नहीं लगेगी, और आपका हृदय बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं होगा, तब तक उसके अंदर
उतनी ही गहराई से तरंगे नहीं उठेगी, और वो तरंगे नहीं उठेगी तब तक आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी आप चाहते हैं, एक अच्छी, एक सुंदर, एक कृति, एक कल्पना आपके हृदय में पैदा नहीं होगी। राजस्थान का आपको पता ही है कि 922 सेक्स रेशो है, लेकिन बालिकाओं का जो सेक्स रेशो है वो 909 है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर 20 वर्षों में, मैंने थोड़ा सा इसको 1981 से भी निकालने की कोशिश की है। 1981 में 0 से 6 आयु वर्ग में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अलग अलग आयु वर्ग में आंकड़े उपलब्ध हैं, उनको जोड़ करके मैंने 81 से तुलना करने की कोशिश की है। तो पता लगा कि 81 से 91 के जो 20 वर्ष थे उसमें ग्रामीण बालिकाओं में सर्वाधिक गिरावट वाले जिले थे गंगानगर, जहां 956 से 852, यानी लगभग 104 लड़कियां कम हो गई। यानी 956 1981 में वहां का बालिका लिंग अनुपात था, जो 2001 में गिर करके 852 रह गया। सीकर 953 से 882 रह गया। झुंझुनू 914 से 867 और चूरू 954 से 912। यानी लगभग 20 सालों में यदि हम तुलना करने की कोशिश करें तो ये टॉप 4 जिले आते हैं। लेकिन यदि इसको हम 91 से 2001 के बीच में यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो गंगानगर अपने स्थान पर बदस्तूर है, 31 बालिकाओं की कमी हुई 10 साल में। झुंझुनू 29 बालिकाओं की कमी के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। सीकर 27 बालिकाओं की कमी के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। लेकिन चौथा एक नया खिलाड़ी उभरा इस पूरे खेल में, जो चूरू के स्थान पर जयपुर हो गया। आज के समय के पत्रकार परिपक्व हो, उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं जितनी रिसर्च की जरूरत पत्रकारिता के लिए होती है। पत्रकारिता ने जिस तरह से आज एक जगह बनाई है, उसमें सुबह 5 बजे से आपको लाइव के चक्कर में अखबारों से जिस तरह दूर कर दिया है, उसमें परिपक्वता की बजाय पढ़ने लिखने की जो कमी आई है, उससे परिपक्वता रिसर्च में कमी आई है। तो ये सवाल जो स्टिंग ऑपरेशन का अभी सर ने चर्चा की, कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, ये तो सब कहते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं। पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या समाज के वो लोग जिन्होंने सामाजिक बदलाव का जिम्मा ले रखा है, अलग अलग मंचों से सबने कहा कन्या भ्रूण हत्या बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या को स्वीकार किसी ने नहीं किया। आप देखिए, 2 बातें हैं, कन्या भ्रूण हत्या बड़ी समस्या है, लेकिन जो इस काम के लिए जाते हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि हम ऐसा करते हैं। किसी ने कहा कि मैंने ऐसा किया है, किसी परिवार में, किसी महिला ने, किसी समाज में, किसी परिवार ने मेरे ख्याल से इसको एडमिट नहीं किया कभी। और जो लोग करते हैं, यानी डॉक्टर्स, वो भी कभी नहीं बोलते कि हम इस काम को करते हैं, फिर भी समस्या है। हमने इसलिए कोशिश की कि ये जो काम हो रहा है समाज में, परिवार के लोग जाते हैं और डॉक्टर्स करते हैं, इसको एस्टैब्लिश करें हम स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। उपलब्ध करके
जमा करानी होती है गवर्नमेंट को, तो CMHO को और स्टेट लेवल पे जो कमेटी है उसको जमा करानी होती है। उसमें क्या होता है कि कितने गर्भ लिखे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें शुरू हो गई और अब 1996 से जो एक चेक रखने का प्रयास हो गया कि ऐसे ही कोई भी अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करा सकता। जो पिटीशन को फाइल करने के बाद जिसमें इस एक्ट से संबंधित बातें थी और कुछ गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की, उन गाइडलाइंस में इसका नाम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, PCPNDT एक्ट। तो प्री कंसेप्शन से तात्पर्य है जब भ्रूण कंसीव किया जा रहा है, वो गर्भ में आ रहा है, उससे पहले भी जेंडर सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। आप में से जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली होंगे उन्होंने अगर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए वो ऐसे किट्स देते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर भी बैन है कि ये सम्मिलित कर दिया। इससे पहले ये था कि केवल प्रीनेटल जितना माँ के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसके बारे में बात की गई थी, लेकिन अब भ्रूण में आने तो ये PCPNDT प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, ये फिर इसे अमेंड कर दिया गया जो 1994 में था। इस पूरे एक्ट में 8 भाग हैं और 34 धाराएं हैं, तो हर एक की तकनीक कि सबसे पहले प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जो है इस एक्ट में बिल्कुल क्लियरली ये बात स्पेसिफाई की गई है कि और कंसीव करने के बाद उसके जेंडर को कन्या भ्रूण है तो उसकी हत्या कर देना। कि जितने भी डेटा आए हैं, आप लोगों ने भी पिछले सत्रों में जो देखा होगा, जितने भी डेटा आए हैं उसमें जो मरते हैं वो फीमेल फीटस होता है। प्रारंभ से ही नारी को लज्जा, शर्म और हया का गहना माना गया है, लेकिन समाज ने उसके इसी गहने को उसकी जंजीर बना दिया और उसे जंजीर में बांधकर घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया गया और उसे अपने स्वार्थ के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी दी जाने लगी। जीवन के लिए जीवन की कसम, जीवन से बहुत कुछ सहते रहे हम, अध खुली फूल की कलियों को शूलों की नोक से बुदबुदाते रहे। आंसू को पोंछना कुछ और है, आंसू को बांटना कुछ और है, सेतु पर पुल बनाना कुछ और है, सेतु को बांटना कुछ और है। जब हम कोई वर्कशॉप करते हैं, दोनों पक्ष उसमें होते हैं, यहाँ हम इस समस्या पर चर्चा करते हैं तो दोनों पक्ष के विचार तो इसमें आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान मुझे तो नहीं लगता कहीं हो रहा है। शायद कहीं तो मिलेगी तबस्सुम जिंदगी की इसी तलाश में, कभी चूल्हे की राख में तो कभी कूड़े के ढेर में वो जिंदगी ढूंढती है। लेकिन दोस्तों, चूल्हे की राख और कूड़े के ढेर में जिंदगियां नहीं मिलती। साथियों, हद तो तब हो जाती है कि जब आज कोख में मौत मिल रही है। आज हमारा विषय भी इसी ओर संकेत कर रहा है, लिंगानुपात, बिगड़ता लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या। हमारी टीम ने इस पर चर्चा की और आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए जो शायद भयानक हैं, डरावने हैं आने वाले कल के लिए। खुशियों की रोशनी में नहीं, दुखों के अंधेरे में साथ हूँ, नज़रों के भले ही नहीं पर दिल के हमेशा पास हूँ। कली नहीं हूँ मैं आपके गुलशन की भंवरा हूँ, बेटी नहीं हूँ मैं आपके आंगन की बेटा हूँ। नमस्कार। लड़की एक उम्र के पड़ाव पर खोलती है, खत बताती है, तसले से भरे उस पानी की तरह जो गैस चूल्हे पे रखा होता है उष्णता पाने के लिए। चूँकि एक उम्र बीत जाने पर लड़की न घाट की होती है न घर की। लड़की पेड़ की सूखे पत्ते की तरह झड़ती है और बन जाती है पतझड़ का मौसम। लड़की सारी रात महुए के पुष्प की तरह झड़ती है और सुबह एक एक कर चुन ली जाती है। लड़की जैसे महुए की शराब है,
पीने के लिए नहीं, नशे के लिए बनाई जाती है। लड़की एक काले हुए झूठ भर की जिंदगी लिए जीती है, मर जाती है। लड़की टाइपराइटर की तरह टक 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 करती हुई और एक रेखा खींचती हुई ना जाने कहाँ खो जाती है। लड़की जैसे इमली है, आम है, जामुन है, एक खूबसूरत स्वाद वाला फल है, अनप्यासा, अनबुझा, अनदेखा। लड़की प्रेम पत्र की तरह नहीं होती, इसलिए कविता बन जाती है, कहानी बन जाती है, क्योंकि अभिशाप बन जाता है प्रेम पत्र उसके लिए रहस्य खुलने पर। लड़की बचपन से लेकर जवानी तक एक आग है, जलती खुद है मगर उसकी तपन से सारा घर, परिवार, अड़ोस पड़ोस और बाजार तक तपने लगता है। लड़की दिन में फूल है, दोपहर में कविता है, शाम में शराब और रात में जन्नत। लड़की एक मृत तृष्णा है, जैसे अंध कुआं। लड़की बस केवल ढोती रहती है, ओढ़ी हुई काली विवशता, ओढ़ा हुआ काला समाज, ओढ़ी हुई काली सभ्यता, लेकिन जी लेती है लड़की झूठ बोलकर, चोरी चोरी, छुप छुप कर, थोड़ा थोड़ा, जिंदगी के हर पाप, हर पुण्य। ये जो कविता है, मैं उस पर सिर्फ उसकी वास्तविक स्थिति प्रकट करना चाहती थी कि किस तरह लड़की को क्या समझा जाता है आज भी सभ्य समाज में। कौन है पर आंखों से वो चीख रही है, मौत के साए में जीना सीख रही है। उसकी आंखों में ना कोई दिवा स्वप्न है, ना श्रृंगार है। उसकी आंखों में ना कोई दिवा स्वप्न है, ना श्रृंगार है, बस सफेद मोती की तरह निश्चल प्यार है। उसकी आंखों में झलकता है एक गहरा समंदर, जिसका कोई किनारा नहीं और ना ही तलाश है उसे किसी साहिल की। वो अकेली इस दर्द को पीना चाहती है, पर जीना चाहती है। अपनी फटी हुई ओढ़नी को सीना चाहती है, वो जीना चाहती है, वो जीना चाहती है। क्षितिज की तलाश में वो घूमती है, क्षितिज की तलाश में वो घूमती है, निर्जीव पत्थर के पैर चूमती है। करके रोशन औरों की महफिलें, अंधेरों के आगोश में वो झूमती है। न आशा है उसे किसी चमत्कार की, न आशा है उसे किसी चमत्कार की, खुद परिभाषा है वो किसी देवी के अवतार की। अपने आंचल की गहराइयों को, धूप की परछाइयों को वो बारिश की बूंदों से भिगोना चाहती है। वो जीना चाहती है, वो जीना चाहती है। पहला दृश्य शुरू करते हैं। चलिए देखिए। माँ जी क्या है? हाँ बेटा लाल प्रणाम। खुश रहे खुश रहे। अरे आज इतनी उदास कैसे लग रही है? बस ऐसे ही माँ जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ थे तो? बस ऐसे ही दिन लारा और चक्कर आ रहे हैं। तो राजीव, ओ बेटा राजीव आया माँ। आज बहू को अस्पताल ले जाना, उसका सुबह से जी मचला रहा है। अरे ठीक है माँ, ले जाऊंगा, थोड़ा काम निपटा लो। मुझे तो लगता है खुशखबरी देने वाली है वो। अरे माँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दूसरा दृश्य, जब राजीव रेखा को हॉस्पिटल से दिखाकर वापस आता है, उसके बाद अरे बेटा राजीव आ गया। हाँ माँ, तू दादी बनने वाली है माँ। हे ईश्वर ने मेरी सुन ली। मैं तो इतनी खुश हूँ, अब पोता होगा मेरे। देखना इतनी मिठाइयाँ बांटूंगी, इतनी मिठाइयाँ बांटूंगी, किसी ने न बांटी होगी। अगला दृश्य, जब रात को राजीव और रेखा दोनों बातें करते हैं। सुनिए जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, एक क्यों दो बोलो। माजी हमेशा पोते की भी रट लगाए रहती है, अगर पोती हुई तो? अरे क्या गलत कहती है माँ, वंश चलाने के लिए लड़का ही तो जरूरी है ना। अरे नहीं, लड़का लड़की नहीं, संतान जरूरी है। नहीं नहीं, मुझे तो एक ही संतान चाहिए और वो भी लड़का होना चाहिए। सुना तुमने? अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो आजकल बहुत सारी तरीके हैं लड़के और लड़की का लिंग
जांच करवाने का देख लेंगे, मैं अपने आप देख लूँगा, वो तुम फिक्र मत करो, ठीक है? रेखा, अभी तक किस तरीके से पुरुष अपनी हुकूमत चला रहा है एक महिला पर, अब देखते हैं 3 महीने बाद क्या होने जा रहा है इस परिवार में। अरे चले हॉस्पिटल, कितनी देर लगाओगी भाई? अरे हाँ, आती हूँ। अरे जल्दी आओ भाई, तुम औरतों का भी ना। दोनों अस्पताल जाते हैं। राजीव को जब पता चलता है कि लड़की है तो रेखा का गर्भपात करा देता है। रेखा फिर दोबारा गर्भवती होती है, लेकिन फिर वही पुरुष का ज़्यादा बोलबाला होने पर कुछ नहीं कर सकती, वह फिर गर्भपात हो जाती है। तीसरी बार जब रेखा गर्भवती होती है तो वह काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, फिर से लड़की होने के कारण दोनों उसका गर्भपात करा देते हैं। अरे रेखा का गर्भपात करवाना था, इस बार लगता है वापस फिर से तुम्हें सोचना चाहिए, 3 बार तुम उनका गर्भपात करा चुके हो, अब की बार फिर से कराया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर वह कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हारा है, एक गलत फैसला मतलब जिंदगी भर का रोना। अरे तुम मुझे ज़्यादा उपदेश मत दो, मैं तुम्हें फीस दे रहा हूँ ना गर्भपात करवाने की। ठीक है, फीस तो मुझे मिल ही रही है, पर मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। मेरा भला बुरा मैं जानता हूँ, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो मेरी, ठीक है? देखा, उस शून्य मन वाले एक पिता ने अपने बच्चों का किस तरीके से नकार दिया, गर्भपात करा दिया। कुछ समय पश्चात जब रेखा अपना रूटीन चेकअप कराने हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि क्या वह अब माँ नहीं बन सकती, और राजीव का उस समय क्या व्यवहार है हम देखते हैं। काश मैंने रेखा की बात मान ली होती। बुढ़ापे की लाठी को ढूंढने के चक्कर में मैं जो संतान थी उसको ही गंवा चुका हूँ। मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मेरे गलत फैसले ने रेखा की जिंदगी को सुना कर देखा आपने, जब इंसान प्रकृति की देन और प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो उसका क्या रिजल्ट सामने आता है। अब इससे हमें सीख मिलती है कि कन्या भी आपकी ही संतान है। जिस तरीके से लड़का एक संतान है, लड़की भी वही आपकी संतान है। उसे ना नकारिए, क्योंकि वह भी एक शक्ति है। आओ ले हम एक वचन ना करें ये कन्या को बचाएंगे, तभी तो सुनहरा भविष्य पाएंगे।
खेल शुरू करते हैं। रस्सी खेल। पर हम तो 3 हैं। तो क्या हुआ, तुम अकेली, मैं और चिंकू। मैं अकेली? ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। तो ठीक है, अपने जैसी एक और ले आओ। कहाँ से लाऊं? अरे ढूंढ कर ले आओ। कहाँ से ढूंढूं? अपने आसपास ढूंढो। लेकिन दूर दूर तक मुझे मेरे जैसी एक भी नजर नहीं आती। नजर नहीं आती, 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 नजर नहीं आती। जिधर भी मैं देखूं, जहाँ भी मैं देखूं, जिधर भी मैं देखूं, जहाँ भी मैं देखूं, जिधर भी मैं देखूं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। नर ही नर, नर ही नर, हाँ हाँ नर ही नर, हाजी नर ही नर, हाजी नर ही नर, हाजी नर ही नर। तक लिया। गंभीर समस्या है, कुछ करना पड़ेगा। यस, वी शुड डू समथिंग। तो करो, हाँ तो करो, हाँ तो शुरू करो अभियान। क्या हो जाएगा इससे समाधान? अरे कुछ तो हल निकलेगा नादान। हाँ तो करो, 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 हाँ तो करो। अरे क्या करो? फिर लड़की ना हो जाए लिंग परीक्षण करो। पर कौन करे? इस पर तो कानूनी रोक लगी है। अरे कानून तो होता ही तोड़ने के लिए है। हाँ तो करो, हाँ तो करो, हाँ तो करो, हाँ तो करो, हाँ तो करो। करेंगे करेंगे करेंगे, पहले जरा से जेब तो गरम करो। ए रुको रुको, ये तो नहीं है कोई फर्ज। अरे मैडम इसे रखिए और जरा सुनिए मेरी बात। हाँ हाँ तो फिर शुरू करो, तो फिर शुरू करो। करो करो फिर करो करो, करो करो फिर करो करो, करो करो फिर करो करो। कौन बांधेगा, कौन बांधेगा, कौन बांधेगा? मेरे राखी कौन बांधेगा? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं है। अरे भाइयों सुना, भाइयों सुना आपने, इसकी बहन नहीं है। सचमुच तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं है। आज की बात बताऊं? बताओ बताओ। आपको भी बताऊं? हाँ बताओ बताओ। मेरी भी नहीं है। मेरी परनानी ने एक किताब लिखी थी जो मैंने आज पढ़ी है। अच्छा क्या लिखा था उसमें? उसमें भाई बहन की कहानी लिखी है। तो उस किताब को इतिहास में चलाओ। हाँ हाँ इतिहास में चलाओ। क्यों चलाओ? अरे क्यों क्या, आज तो बहनों का होना इतिहास बन गया है। मैं हर जगह ढूंढ आई, मुझे मेरे जैसी एक भी नहीं मिली। तो क्या यहाँ तुम अकेली हो? हाँ शायद। तो तुम मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मेरे साथ, 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 मेरे। लिंग परीक्षण, परीक्षण, लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण, परीक्षण, लिंग परीक्षण। हो रहा क्यों लिंग परीक्षण? हो रहा क्यों लिंग परीक्षण? जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, गर्भ में हो रहा हमारा भक्षण। लिंग परीक्षण, परीक्षण, लिंग परीक्षण। माँ की कोख में ही मर रही पैदा करने वाली माँ। लिंग परीक्षण, परीक्षण, लिंग परीक्षण। और दहेज से जल रही पत्नी बेटी बहन वहाँ। अरे कोई उसे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ हाँ बचाओ, लेकिन बचाए कैसे? पानी तो है ही नहीं। हाँ तो पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। पानी नहीं है तो कुआं खोदो, कुआं खोदो, कुआं खोदो, कुआं खोदो, कुआं खोदो। हाँ तो खोदो, कुआं खोदो। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। अरे निकला पानी? नहीं निकला। तो फिर शुरू करो। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। अरे निकला पानी? नहीं निकला। तो फिर शुरू करो। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। अरे अब पानी निकला क्या? नहीं निकला। निकल गया। बधाई हो, 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 बधाई हो। बधाई। तो किसी को बचाना था ना? हाँ हाँ बचाना था, 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 बचाना था। हाँ तो ये लो पानी, 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 आ गया पानी। लाओ पानी, लो
ए लो, इसकी तो रात भी ठंडी हो गई। ओह नो! ओह, हम सभी को इस बात का बहुत दुख है और सहानुभूति भी। लेकिन इस बात की खुशी है कि हमने एक नई खोज की है। हमने जल के नए स्रोत खोज निकाले हैं। बढ़ रहा है आदमी, बढ़ रहा है आदमी ज्ञान की ओर, विज्ञान की ओर, फिर भी जल रही है और फिर भी जल रही है और दहेज से हर ओर, दहेज से हर ओर, नित नई खोजों से, नित नई खोजों से चांद पर जा पहुंचा है आदमी, आदमी, आदमी। दहेज के नाम पर, दहेज के नाम पर स्त्री को जलाकर, स्त्री को जलाकर दिखाता है मर्दानगी, 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 मर्दानगी। अस्मत बचाती नारियां, अस्मत बचाती नारियां, ऑफिस बसों और लिफ्ट में, ऑफिस बसों और लिफ्ट में यौन पीड़ित स्त्रियां, 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 स्त्रियां। आवाज उठा ले वो अगर कहे समाज कुलक्षणी, कुलक्षणी, कुलक्षणी। फिर भी बढ़ रहा है आदमी विज्ञान की ओर। मिस्टर शर्मा। यस सर। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की तलाश। एक पढ़ी लिखी, अंग्रेजी बोलने में निपुण, ऑफिस कार्य अनुभव वाली सेक्रेटरी चाहिए। सर 2 साल का है अनुभव। सर सेलेक्ट नो। सर 3 साल का है अनुभव। सर सेलेक्ट नो। सर 4 साल किया है काम। सर सेलेक्ट नो। 16 साल पहले किया काम। सर सेलेक्ट नो। सर इवेंट में काम किया। सर सेलेक्ट नो। सर फर्स्ट टाइम में ट्राई किया। सर सेलेक्ट नो। यस मिस्टर शर्मा। यस सर। शी इज अपॉइंटेड। रिजेक्टेड। मिस्टर शर्मा। यस सर। इन्हें कल से क्यों आज से, बल्कि अभी से मेरी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दीजिए। यस सर। कब तक? कब तक? आखिर कब तक? कब तक होता ये शोषण रहेगा? कब तक आंसू पर लहू बहेगा? एक दिन बढ़ेगा ये गुबार जब औरत का ज्वालामुखी संसार को फिर भस्म करेगा, संसार को फिर भस्म करेगा। आपका पात्रों से परिचय, पात्र खुद करवाएंगे अपना परिचय। नम्रता अरुणा, एकता चौहान, शारदा गुप्ता, नमिता पारेख, पेश कुमार, अशोक कुमार, दिव्या शर्मा, अंजलि शर्मा, गरिमा शर्मा। और म्यूजिक पर हमारे साथ थे, हमारे जिसने बहुत सपोर्ट किया, कपिल शर्मा।